कालापुर का श्राप। राहुल, एक युवा पत्रकार, को अपने ऑफिस से एक खास असाइनमेंट मिला था। एक ऐसे गांव पर रिपोर्ट तैयार करना जिसे लोग श्रापित मानते थे। गांव का नाम था कालापुर और कहा जाता था कि वहां जो भी रात में रुका वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। राहुल को इन सब अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ गांव की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। गांव में बहुत कम लोग दिख रहे थे और जो थे वे भी अजनबियों से बचने की कोशिश कर रहे थे। वह एक बुजुर्ग से पूछने गया, बाबा, ये गांव इतना वीरान क्यों है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। रात होते ही कुछ ऐसा होगा जिससे बचना नामुमकिन है। राहुल हंस दिया। बाबा, ये सब पुरानी कहानियां हैं। मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आया हूँ। बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीमे धीमे मंदिर की तरफ बढ़ गए। शाम होते ही राहुल ने गांव में घूमना शुरू किया। वह अपने कैमरे से तस्वीरें ले रहा था, लेकिन हर तस्वीर में अजीब धुंधले चेहरे आ रहे थे। तभी एक टूटी फूटी हवेली के सामने उसे एक लड़की खड़ी दिखी। वह बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसका चेहरा उतना ही उदास था। तुम कौन हो? राहुल ने पूछा। लड़की ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। राहुल को अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने फिर से कैमरे से तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अचानक बंद हो गया। ठंडी हवा चलने लगी और हवेली के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल ने हिम्मत जुटाकर अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर घुसते ही राहुल को दीवारों पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा दिखा। तभी अचानक उसे कानों में किसी की सरसराहट सुनाई दी। राहुल, उसका नाम कौन ले सकता था? उसने तेजी से इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक पुरानी तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। तस्वीर में वही लड़की थी जिसे उसने बाहर देखा था, लेकिन नीचे लिखा था, मृत्यु 1872। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लड़की जो अभी कुछ देर पहले उससे मिली थी, वह तो 1050 साल पहले मर चुकी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिरने लगा। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राहुल ने डर के मारे पलट कर देखा, वही लड़की, लेकिन अब उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे से खून टपक रहा था। तुमने हमारी शांति भंग की, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। राहुल चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली में चारों तरफ अजीब सी हंसी गूंजने लगी। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर राहुल का कैमरा मिला, लेकिन राहुल का कोई अता पता नहीं था। जब कैमरे की तस्वीरें देखी गईं, तो आखिरी तस्वीर में वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पीछे राहुल की परछाई थी, जो अब इंसान की नहीं बल्कि एक भूत की लग रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आपने सोचा था कि इसका अंत ऐसा होगा? कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली रहस्यमयी और रोमांचक कहानी सबसे पहले आपको मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नया रहस्य, एक नया रोमांच। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। भूतिया पॉडकास्ट, दो भूतों की बातचीत, मौत के बाद की दुनिया। रात का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अजय और रोहित, दो दोस्त, सुनसान सड़क पर पैदल जा रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। यार सोच, अगर भूतों का भी कोई पॉडकास्ट होता तो कैसा होता? अरे हाँ, भूत एफएम या आत्मा संवाद नाम से कोई शो होता, जहां भूत आपस में अपनी कहानियां शेयर करते। और सोच, उनका पहला एपिसोड क्या होता? रघु, ये पॉडकास्ट करने का आइडिया बहुत अच्छा था। कितने साल हो गए हमें मरे हुए? मुझे तो 25 साल हो गए, लेकिन तुम तो अभी अभी आए हो ना? हाँ, अभी कुछ ही महीने हुए हैं। मौत के बाद की दुनिया में एडजस्ट होने में टाइम लगता है भाई। सही कह रहे हो। मुझे याद है जब पहली बार अपनी लाश को देखा था।
बड़ा अजीब लगा था। तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? ओह, बड़ी लंबी कहानी है, पर जल्दी बताऊं तो मैं जिस बिल्डिंग में चौकीदार था वहां से गिर गया था। सबको लगा हादसा था, लेकिन मुझे पता है किसी ने मुझे धक्का दिया था। अरे, क्या तुम्हें पता चला कि किसने? नहीं, पर मैं आज भी उस बिल्डिंग में भटकता हूं सच जानने के लिए। एक ठंडी सांस छोड़ता है। अब बताओ, तुम्हारी कैसे हुई? यार, मेरी तो बड़ी मजेदार कहानी है। मैं अपना ही श्राद्ध देख रहा था। अच्छा, एक बात बताओ, इंसानों को भूतों से इतना डर क्यों लगता है? शायद इसलिए कि वे सच का सामना नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर वे हमें देखेंगे तो उनकी दुनिया हिल जाएगी। तुम दोनों को बहुत बातें करनी है ना? क्या तुमने भी सुना? हाँ, लगता है हमारी बातें कोई और भी सुन रहा है। दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। तभी सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ मकान दिखता है। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला था। वहां से हल्की हल्की सरसराहट की आवाज आ रही थी। भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में भूतों का पॉडकास्ट हो और हम अनजाने में उसकी लाइव रिकॉर्डिंग के पास आ गए हों? चल भाग यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी उनका अगला गेस्ट बना दे। दोनों डरते हुए तेजी से वहां से भाग जाते हैं और उनके जाते ही उस पुराने मकान के अंदर से एक धीमी हंसी की आवाज आती है, जैसे कोई सच में उनका मजाक सुन रहा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आपने सोचा था कि इसका अंत ऐसा होगा? कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली रहस्यमयी और रोमांचक कहानी सबसे पहले आपको मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नया रहस्य, एक नया रोमांच। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। गुप्ता परिवार शहर के मशहूर और सम्मानित परिवारों में से एक था। इस परिवार के मुखिया रामनाथ गुप्ता एक अनुशासन प्रिय और भावनात्मक व्यक्ति थे। उनके 3 बेटे थे, अजय, विजय और संजय। तीनों पढ़े लिखे और अच्छे पदों पर कार्यरत थे। रामनाथ और उनकी पत्नी सुमित्रा अपने बेटों और बहुओं के साथ बड़े गर्व से रहते थे। परिवार में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। त्योहारों पर पूरा घर सजता, हंसी ठिठोली होती और बच्चे दादा दादी की कहानियां सुनकर सोते। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी। समय के साथ बहुओं के बीच छोटे छोटे विवाद होने लगे। किसी को लगता कि घर में उसका योगदान अधिक है, किसी को लगता कि उसे पूरा सम्मान नहीं मिलता। धीरे धीरे ये मतभेद भाइयों तक पहुंचने लगे। अजय, जो सबसे बड़ा था, अक्सर पिता से कहता, पापा, अब जमाना बदल गया है, हमें अपनी अपनी आजादी मिलनी चाहिए। विजय भी हामी भरता, हाँ पापा, हम सब अपने परिवार के साथ अलग रहें तो ज्यादा सुखी रहेंगे। रामनाथ ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटे अब बड़े हो चुके थे और अपने फैसले खुद लेना चाहते थे। एक दिन अजय ने खुलकर कह दिया, पापा, हमें घर और संपत्ति का बंटवारा चाहिए। यह सुनते ही रामनाथ के चेहरे की रंगत उड़ गई। वह अपनी पत्नी की ओर देखने लगे, जिनकी आंखों में आंसू थे। अंततः बहुत मनाने के बाद भी बेटे नहीं माने और घर का बंटवारा कर दिया गया। तीनों भाई अपने अपने हिस्से में चले गए। पहले जहां एक साथ खाना बनता था, अब 3 अलग अलग चूल्हे जलने लगे। जहां एक समय पूरा परिवार हंसी मजाक करता था, अब वहां सन्नाटा था। रामनाथ और सुमित्रा ने अपने हिस्से में रहना शुरू कर दिया। पहले वे सोचते थे कि उनके बेटे उनकी देखभाल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहा। बहुएं अपने अपने परिवार में व्यस्त थीं और बेटे अपने अपने कामों में। एक दिन सुमित्रा बहुत बीमार हो गईं। उन्होंने अपने बेटों को बुलाने के लिए कहा, लेकिन कोई जल्दी नहीं आया। जब तक वे अस्पताल पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुमित्रा के जाने के बाद रामनाथ पूरी तरह टूट गए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं दिखती थी। कुछ महीनों बाद एक दिन विजय ने देखा कि उनके बच्चे अपने चाचाओं के बच्चों से नहीं मिलते। अजय और संजय के घरों में भी यही स्थिति थी। सभी परिवार छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ चुके थे। विजय की पत्नी ने एक दिन कहा, पहले जब सब साथ रहते थे, तब त्योहारों में कितना मजा आता था।
अब कोई किसी के घर आता जाता भी नहीं। धीरे धीरे तीनों भाइयों को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। वे सब फिर से अपने पिता के पास गए, लेकिन अब रामनाथ पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने चुपचाप एक पत्र निकाला और अपने बेटों को दिया। उसमें लिखा था, बेटों, जब तक हम साथ थे तब तक हम परिवार थे। जब अलग हुए तो बस रिश्तेदार बनकर रह गए। घर की दीवारें अलग होने से दिल भी अलग हो गए। अगर सच में मेरा सम्मान करते हो तो एक बार फिर से परिवार को एक करो। यह पढ़कर तीनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे समझ चुके थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। तीनों भाइयों ने फैसला किया कि वे फिर से साथ रहेंगे। उन्होंने अपने पिता से माफी मांगी और पूरा परिवार फिर से एक हो गया। धीरे धीरे पुरानी खुशियां लौट आईं। अब घर में फिर से हंसी ठिठोली होने लगी। त्योहारों में रौनक आने लगी। रामनाथ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटों को गले लगाते हुए कहा, यही है असली सुख, परिवार के साथ रहने का सुख। रिश्तों की असली कीमत तब समझ आती है जब वे टूटने लगते हैं। परिवार का असली सुख बंटवारे में नहीं बल्कि साथ रहने में है। परिवार को एक रखो, परिवार को जोड़ कर रखो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आपने सोचा था कि इसका अंत ऐसा होगा? कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली रहस्यमयी और रोमांचक कहानी सबसे पहले आपको मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नया रहस्य, एक नया रोमांच। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ये कहानी मुंबई की एक मशहूर कॉरपोरेट कंपनी की है, जहां रात की शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ अजीब घटनाएं घटती थीं। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी लिफ्ट नंबर 13, जिसे कोई भी रात 12 बजे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। कहा जाता था कि इस लिफ्ट में कुछ अजीब और अनदेखी ताकतें थीं। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने इसमें अजीब परछाइयां देखी, किसी के सांस लेने की आवाजें सुनी और कुछ तो अंदर जाकर गायब भी हो गए। लेकिन यह सब महज अफवाह थी, जब तक कि अंकित मेहरा ने उस लिफ्ट में अकेले सफर करने की गलती नहीं की। अंकित मेहरा एक 28 साल का आईटी प्रोफेशनल था, जो इस कंपनी में नई नौकरी पर आया था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। 13 फरवरी की रात उसे ऑफिस में देर तक काम करना पड़ा। बाकी सारे कर्मचारी घर जा चुके थे, सिर्फ वही और सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। जब उसका काम खत्म हुआ तो वह जल्दी से लिफ्ट तक पहुंचा। उसने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट नंबर 13 की लाइट झपकी और दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की। साहब, ये लिफ्ट रात को मत लीजिए, कुछ अजीब चीजें होती हैं। लेकिन अंकित हंस दिया। अरे यार, तुम लोग भी अंधविश्वास में जीते हो। मुझे जल्दी घर जाना है। वह लिफ्ट में दाखिल हुआ, दरवाजे बंद हो गए और यहीं से शुरू हुआ उसका सबसे डरावना अनुभव। लिफ्ट नीचे जाने लगी। अंकित ने अपने फोन पर समय देखा, रात के 12 बजे 3 मिनट। अचानक लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुक गई। दरवाजे खुले, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शायद किसी ने गलती से बटन दबा दिया होगा, उसने सोचा। जैसे ही दरवाजे बंद होने लगे, उसे लगा कि कोई बाहर खड़ा है। वह चौंक कर देखने लगा, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। शायद वहम होगा, उसने खुद को समझाया और फिर से अपने फोन पर ध्यान देने लगा। अगले ही पल लिफ्ट में हल्की हल्की ठंडक महसूस होने लगी। फिर लाइट एकदम से झपकने लगी। अंकित को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने अपने फोन का कैमरा ऑन कर दिया और लिफ्ट के कोनों में देखने लगा। और तभी फोन की स्क्रीन पर उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखी, लेकिन लिफ्ट में तो वह अकेला था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झट से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लिफ्ट अब 6ठी मंजिल पर पहुंच चुकी थी, जब अचानक सारी लाइट्स बुझ गईं। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। सिर्फ अंकित की तेज तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। फिर अंधेरे में किसी के हंसने की हल्की आवाज आई।
था। कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। तभी लिफ्ट की स्क्रीन पर मंजिल संख्या बदलने लगी। 7, 8, 9, 10। लेकिन लिफ्ट नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रही थी। पर सबसे डरावनी चीज थी, लिफ्ट में किसी ने बटन ही नहीं दबाया था। अब अंकित को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ थी। अचानक लिफ्ट 13वीं मंजिल पर पहुंचकर रुक गई। दरवाजे धीरे धीरे खुले और जो अंकित ने देखा वह उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। बाहर एक काली आकृति खड़ी थी, बिना चेहरा, बिना आंखों के। वह धीरे धीरे अंदर आने लगी। अंकित चीख पड़ा और लिफ्ट के बटन जोर जोर से दबाने लगा, लेकिन कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। वह आकृति अब लिफ्ट के अंदर थी। अंधेरे में उसने अंकित की तरफ हाथ बढ़ाया। अचानक लिफ्ट झटके से नीचे गिरने लगी। अंकित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने लिफ्ट चेक की तो उन्होंने एक डरावनी चीज देखी। लिफ्ट नंबर 13 पूरी रात बंद रही थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अंकित का कोई नामो निशान नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि वह लिफ्ट में गया, लेकिन बाहर कभी नहीं निकला। कंपनी ने तुरंत लिफ्ट नंबर 13 को हमेशा के लिए बंद कर दिया। बाद में पता चला कि इस कंपनी की 13वीं मंजिल असल में थी ही नहीं। लोगों को बताया जाता था कि यह एक अधूरी बनी हुई मंजिल थी, लेकिन कुछ कर्मचारियों ने गुप्त रूप से बताया कि कई साल पहले वहां एक लड़की की मौत हो गई थी। उसके बाद से जिसने भी लिफ्ट नंबर 13 का इस्तेमाल किया वह कभी वापस नहीं आया। और आज भी अगर कोई गलती से इस लिफ्ट का बटन दबा देता है तो रात में किसी के सांस लेने की आवाजें आती हैं। कुछ कहते हैं कि अंकित आज भी वहीं फंसा हुआ है, 13वीं मंजिल पर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आपने सोचा था कि इसका अंत ऐसा होगा? कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली रहस्यमयी और रोमांचक कहानी सबसे पहले आपको मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नया रहस्य, एक नया रोमांच। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। रात की खामोशी में जब डर की सिहरन हड्डियों तक उतर जाए, तब इंसान को बस एक ही बात याद रखनी चाहिए, पीछे मत देखना। यह कहानी है आदित्य की, जो अपने दोस्तों के साथ एक वीरान गांव में गया, लेकिन वहां उसे ऐसी चीज दिखी जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आदित्य और उसके 3 दोस्त रवि, सोनिया और निखिल शहर के शोरगुल से दूर घूमने के लिए एक अनजान गांव में आए थे। यह गांव कई सालों से वीरान था और लोगों का मानना था कि वहां कुछ असामान्य घटनाएं होती हैं। क्या तुमने सुना है? यहाँ जो भी गया वो वापस नहीं आया। रवि ने गांव की पुरानी कहानियां पढ़ते हुए कहा। अरे सब अफवाहें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। आदित्य हंसते हुए बोला। गांव की गलियां अजीब तरह से सुनसान थीं। पेड़ों के पत्ते भी हवा में सरसराहट नहीं कर रहे थे, जैसे वे भी किसी अनजाने डर से कांप रहे हैं। लेकिन सबसे अजीब बात थी, गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना कुआं। कहते हैं कि अगर तुम इस कुएं में झांको तो तुम्हें पीछे से कोई पुकारेगा, लेकिन पीछे मत देखना। सोनिया ने धीमी आवाज में कहा। आदित्य ने इसे मजाक समझा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह मजाक नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। रात होने लगी थी, लेकिन दोस्तों को रोमांच की तलाश थी। उन्होंने तय किया कि वे आधी रात को कुएं के पास जाकर उसका रहस्य सुलझाएंगे। रात के ठीक 12 बजे वे चारों टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचे। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी। चारों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। चलो देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। आदित्य ने कुएं में झांकते हुए कहा। जैसे ही उसने नीचे झांका, उसे गहरे अंधेरे के बीच कुछ हलचल महसूस हुई। कुएं के अंदर किसी की धीमी,
मगर कराहती हुई आवाज गूंज रही थी। आदित्य का दिल जोर से धड़क उठा। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। ठंडी हवा उसकी गर्दन को छू रही थी। आदित्य, कोई तुम्हें बुला रहा है, निखिल फुसफुसाया। आदित्य का शरीर सुन्न हो गया। उसे अपने कानों के पास धीमी सांसों की आवाज सुनाई दी। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर अचानक उसने पीछे देख लिया। जैसे ही आदित्य ने पीछे देखा, उसके सामने एक काली डरावनी परछाई थी। उसकी आंखें गड्ढों की तरह खाली थी। चेहरा इतना विकृत था कि उसे इंसान कहना भी मुश्किल था। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। भागो! सोनिया ने चीखते हुए कहा, लेकिन आदित्य अपनी जगह पर जम चुका था। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। तभी रवि ने उसे झकझोरा और चारों दोस्त पूरी ताकत से भागने लगे। लेकिन गांव के रास्ते बदल चुके थे। वे जितना भागते उतना ही कुएं के करीब पहुंच जाते। हम फंस गए हैं, निखिल चिल्लाया। अचानक परछाई उनके ठीक सामने आ गई। इस बार उसकी शक्ल आदित्य जैसी थी। तुमने पीछे देखा, अब तुम बच नहीं सकते। वह परछाई फुसफुसाई और आगे बढ़ी। आदित्य की आंखों में अंधेरा छा रहा था। अचानक उसकी नजर कुएं के अंदर पड़े एक पुराने कागज के टुकड़े पर गई। कांपते हाथों से उसने उसे उठाया। जिसने पीछे देखा, उसका अंत निश्चित है, लेकिन अगर वह अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है तो शायद बच सकता है। कुर्बानी? आदित्य बुदबुदाया। परछाई अब उसके एकदम करीब थी। तभी आदित्य ने एक फैसला लिया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कांच का टुकड़ा निकाला और अपने हाथ की उंगली काट ली। खून की कुछ बूंदें जमीन पर टपकने लगीं। परछाई कुछ देर के लिए रुकी, फिर धीरे धीरे उसका आकार धुंधला होने लगा और अगले ही पल वह गायब हो गई। गांव फिर से शांत हो गया था। चारों दोस्त बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर पड़े। सुबह जब आदित्य की आंख खुली तो वे गांव के बाहर पड़े थे। गांव अब एक साधारण जगह लग रही थी। न कोई कुआं, न कोई भूतिया एहसास। क्या ये सब सच था? सोनिया ने धीरे से पूछा। आदित्य ने अपने हाथ की कटी हुई उंगली देखी। खून सूख चुका था, लेकिन दर्द अब भी महसूस हो रहा था। आदित्य ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ, ये सच था, और अगली बार मैं पीछे नहीं देखूंगा। गंगा के किनारे बसा कालीधाम आश्रम एक समय में संतों और साधकों की तपोस्थली हुआ करता था, लेकिन आज यह जगह वीरान पड़ी थी। लोगों का कहना था कि यहाँ एक समय में एक खतरनाक तांत्रिक अघोरनाथ रहता था। उसने अमृता पाने के लिए मृत आत्माओं की साधना शुरू कर दी थी। एक रात पूरे गांव ने मिलकर उसे जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया। तब से इस आश्रम में अजीब घटनाएं घटने लगीं। आकाश, विवेक और नेहा तीनों कॉलेज स्टूडेंट्स थे। वे पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च कर रहे थे और कालीधाम आश्रम की कहानियों को सिर्फ एक अफवाह मानते थे। आधी रात को वे अपने कैमरों के साथ आश्रम पहुंचे। अंदर का माहौल बहुत अजीब था। हवा में जलते मांस की गंध थी। यहाँ कुछ गलत है, नेहा ने कांपते हुए कहा। तभी दीवार पर लगे एक पुराने चित्र में अचानक हलचल हुई। चित्र में खड़ी आकृति की आंखें लाल हो गईं। तुम लोगों ने इसे देखा? विवेक ने चौंक कर पूछा, लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब देता दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आकाश ने अपना कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर गड़बड़ाहट आने लगी और अचानक एक धुंधली परछाई दिखाई दी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि तीनों कांप गए। नेहा ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक कमरे के कोने में एक परछाई बनने लगी। उसका चेहरा अधजला था। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अब तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी। नेहा डर के मारे जमीन पर गिर गई।
हमें यहाँ से निकलना होगा, विवेक चिल्लाया। उन्होंने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जमीन अचानक दलदल जैसी बन गई। उनके पैरों के नीचे की मिट्टी नरम हो रही थी, जैसे वे किसी गहरे कुएं में खींचे जा रहे हों। आकाश ने अपने फोन की स्क्रीन देखी। कैमरे में उन तीनों की तस्वीरें दिखाई दे रही थीं, लेकिन वे सब जल चुकी थीं। यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। तभी आश्रम के बीचों बीच एक हवन कुंड जल उठा। धुएं से अघोरनाथ की आकृति उभरी। तुम सब मेरे खेल का हिस्सा बन चुके हो, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। नेहा ने कांपते हुए देखा। उसकी कलाई पर काले निशान उभरने लगे थे। हमें इसका कोई तोड़ निकालना होगा, आकाश चिल्लाया। आकाश ने एक पुरानी किताब देखी जिसमें एक विशेष मंत्र लिखा था। अगर हम इस मंत्र को पढ़ लें तो शायद हम बच सकते हैं। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काली महाकाली रक्षा करो हमारी। जैसे ही उन्होंने यह कहा, पूरा आश्रम हिलने लगा। अघोरनाथ की आत्मा गुस्से से चीखी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। लेकिन तभी नेहा ने अपने हाथ में पड़ी माला को जमीन पर फेंका। जैसे ही माला हवन कुंड में गिरी, एक जोरदार विस्फोट हुआ। आकाश और विवेक ने नेहा को पकड़कर बाहर की ओर भागा। सुबह गांव वालों ने देखा कि आश्रम की पूरी इमारत गायब हो चुकी थी, लेकिन आकाश और उसकी टीम अब भी कांप रही थी। उनके शरीर पर अघोरनाथ की उंगलियों के निशान थे। लेकिन सबसे डरावनी बात, जब उन्होंने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें उनकी जगह 3 जले हुए कंकाल दिखाई दिए। कहते हैं कि जब किसी आत्मा को उसके जीवन में केवल अपमान, पीड़ा और धोखा मिलता है तो वह मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पाती। यह कहानी है एक किन्नर की आत्मा की, जो अपने अधूरे सम्मान और न्याय की तलाश में भटक रही थी। रात के करीब 2 बजे थे। अजय अपनी बाइक से सुनसान हाईवे पर लौट रहा था। वह शहर में अपने दोस्त की शादी से आ रहा था और उसे अपने गांव पहुंचना था। रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने सड़क के किनारे एक धुंधली परछाई को खड़े देखा। एक सफेद साड़ी पहने, लंबी सी आकृति, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा अस्पष्ट था। अजय ने बाइक रोक दी और पूछा, आपको कहाँ जाना है? उस औरत ने धीरे से कहा, क्या तुम मुझे गांव तक छोड़ सकते हो? अजय को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन वह अकेली और असहाय लग रही थी तो उसने हामी भर दी। जैसे ही वह बाइक पर बैठी, अजय को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा अचानक भारी लगने लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और बाइक चलाना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद औरत ने धीमी आवाज में पूछा, तुम इंसानों को किन्नरों से इतनी नफरत क्यों होती है? अजय चौंका। आप किन्नर हैं? वह हौले से हंसी, लेकिन उसकी हंसी में एक दर्द था। हाँ, मैं एक किन्नर थी जब तक जिंदा थी। अजय के हाथ कांपने लगे। उसने बाइक के शीशे में देखा और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पीछे बैठी वह औरत अब इंसान नहीं लग रही थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था, आंखें सुर्ख हो गई थीं और उसकी मुस्कुराहट भयावह थी। और उसकी बात थी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो बस अपनी कहानी सुनाने आई हूँ। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मेरा नाम रेशमा था। मैं एक किन्नर थी, लेकिन समाज ने मुझे जीने नहीं दिया। अजय अब ध्यान से सुनने लगा। रेशमा ने बताया कि जब वह पैदा हुई थी तो उसके माता पिता ने उसे त्याग दिया। एक किन्नर गुरु ने उसे पाला और वह बड़ी होकर नृत्य संगीत में पारंगत हो गई। लेकिन जब उसे किसी से प्यार हुआ तो उसकी दुनिया उजड़ गई। वह एक युवक विवेक से प्रेम करती थी। विवेक ने भी उसे अपनाने का वादा किया था, लेकिन जब समाज को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने रेशमा को बेरहमी से मार डाला। उसे जिंदा दफना दिया गया
और विवेक को मजबूर किया गया कि वह किसी और से शादी कर ले। रेशमा की आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली थी। अजय को लगा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन यह हकीकत थी। उसने हिम्मत करके पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे इंसान होने का हक कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे बदनाम करने वाले लोग अब भी चैन से जी रहे हैं। मैं बस इंसाफ चाहती हूँ। उस आदमी को ढूंढो जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। उसे सच्चाई का सामना करना चाहिए। अजय डर के बावजूद रेशमा की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था। अगले दिन उसने गांव में जाकर जानकारी इकट्ठा की और पाया कि विवेक अब बूढ़ा हो चुका था और शहर में रहता था। जब अजय विवेक से मिलने पहुंचा तो उसने सारा सच उगल दिया। वह अब तक उस पाप का बोझ ढो रहा था। मुझे रेशमा की आत्मा से माफी मांगनी होगी। वह अजय के साथ उस जगह पहुंचा जहां रेशमा की आत्मा का वास था। उसने हाथ जोड़कर कहा, रेशमा, मैं दोषी हूँ, मुझे माफ कर दो। अचानक ठंडी हवा चली और रेशमा की धीमी आवाज आई, अब मुझे शांति मिल गई। उसके बाद वहां की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई और रेशमा की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। बिहार के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी, जो आज भी गांव वालों की रूह कंपा देती है। ये कहानी रवि और उसकी पत्नी सुनीता की है, जो शादी के बाद गांव के एक पुराने घर में रहने आए थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह घर जोखिनी के साये में है, लेकिन रवि ने इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। घर में रहने के कुछ ही दिनों बाद सुनीता को अजीब चीजें महसूस होने लगी। आधी रात को किसी के खिलखिलाने की आवाज आती, कभी कभी कोई परछाई घर के कोनों में दिखती। सुनीता के गहने और कपड़े गायब हो जाते, फिर अजीब जगहों पर मिलते। रवि इन बातों को महज भ्रम मानता रहा, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को बदल दिया। एक रात सुनीता की चीखों से रवि की नींद खुली। उसने देखा कि सुनीता बिस्तर पर हवा में लटकी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। रवि ने हिम्मत जुटाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सुनीता जमीन पर गिर पड़ी। तभी कमरे के कोने में लंबे बालों वाली एक काली परछाई दिखी। उसकी आंखें जल रही थीं और वह भयानक हंसी हंस रही थी। रवि और सुनीता ने गांव के तांत्रिक बाबा शिवानंद से मदद मांगी। बाबा ने बताया, यह जोखिनी का प्रकोप है। यह एक ऐसी आत्मा होती है जो जवान महिलाओं की सुंदरता और गहनों से आकर्षित होती है। बाबा ने रात के समय पूरे घर में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया और तुलसी के पत्तों से पूजा की। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, घर की दीवारें कांपने लगीं और फिर अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। जोखिनी की परछाई ने घर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक के मंत्रों ने उसे हमेशा के लिए कैद कर लिया। पूजा के बाद घर में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई औरत रात में अकेले घर में रहती है तो उसे जोखिनी की हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। क्या सच में जोखिनी का आतंक खत्म हो गया था, या फिर वह किसी और शिकार की तलाश में थी?
मेरठ के इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी है प्रेम, विश्वासघात और खौफनाक साजिश की, जिसमें मुस्कान, उसके पति सौरभ और उसके प्रेमी साहिल के रिश्तों का अंधेरा उजागर हुआ। सौरभ और मुस्कान की प्रेम कहानी 2011 में शुरू हुई, जब सौरभ केवल 13 साल का था। मुस्कान और सौरभ के बीच प्यार का रिश्ता गहरा था। परिवार की असहमति के बावजूद 2016 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सौरभ ने अपना पूरा जीवन मुस्कान के लिए समर्पित कर दिया। हालांकि शादी के कुछ समय बाद ही मुस्कान के व्यवहार में बदलाव आने लगे। सौरभ को धीरे धीरे एहसास हुआ कि मुस्कान का किसी और के साथ रिश्ता है, लेकिन वह अपने परिवार और इस रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ सहन कर रहा था। मुस्कान का प्रेमी साहिल शुक्ला था। साहिल ने मुस्कान की जिंदगी में एक ऐसा प्रभाव डाला कि मुस्कान ने अपने पति सौरभ को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या करने की खौफनाक साजिश रची। 3 मार्च 2025 की रात को मुस्कान और साहिल ने अपनी योजना को अंजाम दिया। मुस्कान ने सौरभ को नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद साहिल ने सौरभ के शरीर पर चाकू से कई वार किए। हत्या के बाद उन्होंने सौरभ के शरीर के टुकड़े कर दिए और उन्हें सीमेंट से भरे ड्रम में छिपा दिया। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने खुद को सामान्य दिखाने के लिए हिमाचल प्रदेश में छुट्टियां मनाने चले गए। वे इस बात का पक्का यकीन कर चुके थे कि किसी को भी उनकी इस घिनौनी हरकत का पता नहीं चला। 18 मार्च 2025 को सौरभ के भाई को घर से बदबू आने लगी। शक होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो सीमेंट से भरे ड्रम में सौरभ का शव बरामद हुआ। यह दृश्य इतना भयानक था कि पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सौरभ की गर्दन और हाथ काट दिए गए थे। उनके सीने में गहरे घाव थे, जो यह दिखाते हैं कि हत्या बेहद क्रूरता से की गई थी। हत्या की सच्चाई सामने आने के बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सौरभ को मारने की साजिश रची और इसे अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। जेल में मुस्कान और साहिल नशे की लत के कारण विथड्रॉवल सिम्टम्स का सामना कर रहे हैं। उनके इस अपराध ने न सिर्फ सौरभ के परिवार को तबाह कर दिया, बल्कि उनके अपने जीवन को भी बर्बाद कर दिया। बल्कि उनके मेरठ हत्याकांड ने यह साबित कर दिया कि जब रिश्तों में विश्वास खत्म हो जाता है और लालच और अपराध की भावना हावी हो जाती है, तो नतीजे भयावह हो सकते हैं। महाराष्ट्र के पंचगनी में एक पुराना बोर्डिंग स्कूल था, जो अब वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां हर रात 12 बजे स्कूल की घंटी अपने आप बजती है, जबकि स्कूल कई सालों से बंद पड़ा था। यह कहानी रोहन, आदिति, विक्रम और नेहा की है, जिन्होंने इस स्कूल की सच्चाई जानने के लिए एक रात वहां रुकने की गलती कर दी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे एक आत्मा को जगा देंगे, जो उन्हें कभी बाहर नहीं जाने देगी। रोहन और उसके दोस्त कॉलेज के स्टूडेंट थे। उन्हें भूतिया जगहों की कहानियां एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। एक दिन उनके कॉलेज के प्रोफेसर ने पंचगनी के पुराने बोर्डिंग स्कूल के बारे में बताया। यह स्कूल 1950 के दशक में एक प्रतिष्ठित स्कूल था, लेकिन एक दिन एक 14 साल की लड़की सिया की रहस्यमयी मौत हो गई। उसके बाद से स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, बच्चों की हंसी सुनाई देती और कभी-कभी रात 12 बजे घंटी बजती थी। कुछ साल बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। आदिति को यह कहानी बहुत दिलचस्प लगी। उसने कहा,
हमें वहाँ जाकर खुद देखना चाहिए कि यह सब सच है या अफवाहें। विक्रम और नेहा डर रहे थे, लेकिन रोहन ने हंसते हुए कहा, यह सब मन का वहम है। हमें एक रात वहां बिताकर सच का पता लगाना चाहिए। आखिरकार उन्होंने रात 11 बजे स्कूल के अंदर जाने का फैसला किया। रात के 11:15 बजे चारों दोस्त स्कूल के गेट पर पहुंचे। गेट पर यहां प्रवेश वर्जित है का बोर्ड लगा था, लेकिन रोहन ने गेट को धक्का दिया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराने लगीं। कहीं दूर से बच्चों की धीमी हंसी सुनाई दी। नेहा ने धीरे से कहा, मुझे यहाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ है। लेकिन रोहन हंसते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं, यह बस पुरानी इमारत की आवाजें हैं। चारों दोस्त एक पुरानी क्लासरूम में चले गए। जैसे ही उन्होंने क्लासरूम में कदम रखा, ब्लैकबोर्ड पर खून से लिखा हुआ दिखा, तुम यहां नहीं आ सकते। एक पुरानी लकड़ी की बेंच अपने आप हिलने लगी। रोहन ने जैसे ही खिड़की से बाहर झांका, उसने देखा कि कोई लड़की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और उसके हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया थी। अचानक लड़की ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थीं और चेहरा जला हुआ था। नेहा जोर से चिल्लाई और चारों दोस्त भागने लगे। रात के ठीक 12 बजे पूरे स्कूल में तेज घंटी बजने लगी। अदिति ने घबराकर कहा, यह कैसे हो सकता है? स्कूल तो बंद है। विक्रम ने टॉर्च जलाकर देखा। सीढ़ियों के ऊपर वही लड़की खड़ी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। अचानक स्कूल की सारी लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। चारों ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक गहरी और डरावनी आवाज आई, अब तुम मेरे साथ हमेशा यहाँ रहोगे। अचानक फर्श पर खून की बूंदें गिरने लगीं। दीवारों पर साया हिलने लगे। आदिति ने रोते हुए कहा, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। तभी हवा में एक डरावनी आवाज आई, मुझे यहाँ बंद करके मार दिया गया था। मेरी आत्मा अभी भी यहाँ कैद है। मेरा नाम सिया था, मुझे स्कूल में बंद करके मार दिया गया था। लड़की अचानक जमीन से ऊपर उठने लगी और हवा में तैरने लगी। नेहा बेहोश हो गई और रोहन जोर से चिल्लाया, भगवान हमें बचाओ। तभी अचानक स्कूल की घंटी फिर से तेज आवाज में बजने लगी और लड़की की चीखों के साथ सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त किसी तरह बाहर भागे और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने बताया कि सालों पहले स्कूल की एक लड़की सिया की रहस्यमयी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि कुछ सीनियर बच्चों ने उसे एक क्लासरूम में बंद कर दिया था और वहां कोई खिड़की या दरवाजा नहीं था। वह दम घुटने से मर गई और तब से उसकी आत्मा हर रात 12 बजे घंटी बजाती है। रोहन, आदित्य, विक्रम और नेहा ने कसम खाई कि वे अब कभी ऐसी जगह नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ हफ्तों बाद पंचगनी के उस स्कूल में कुछ और लोग गए और उनमें से कोई वापस नहीं आया। आज भी अगर कोई पंचगनी के उस स्कूल में रात में जाता है तो उसे किसी की परछाई दिखती है और घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव भौरा कलाम में एक पुराना हवेली नुमा घर था जो सालों से वीरान पड़ा था। गांव के लोग उस हवेली से दूर ही रहते थे क्योंकि कहते थे कि वहां रात के समय एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज आती थी। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है और न ही किसी ने उसे देखा था।
फिर भी हर कोई उसे छोरी कहता था। गांव के बूढ़े कहते थे वो छोरी मर के भी नहीं मरी। उस हवेली के बारे में एक कहानी प्रसिद्ध थी कि कोई 20 साल पहले एक साहूकार अपनी पत्नी और 7 साल की बेटी सुधा के साथ वहां रहता था। एक रात अचानक आग लग गई और पूरा घर जलकर राख हो गया। बाद में पता चला कि साहूकार और उसकी पत्नी की लाश तो मिली, पर सुधा का कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना था कि सुधा की आत्मा अब भी उसी हवेली में भटकती है। 2030 में शहर से एक लड़का नवीन अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने गांव आया। वह पत्रकार बनना चाहता था और गांव की लोक कथाओं में उसकी गहरी रुचि थी। जब उसने छोरी की कहानी सुनी तो वह उत्साहित हो गया और ठान लिया कि इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, बेटा वो हवेली अपशगुनी है, जो भी गया वापस नहीं आया। लेकिन नवीन नहीं माना। नवीन ने अपनी रिकॉर्डिंग मशीन, कैमरा एंड और टॉर्च ली और हवेली की ओर बढ़ गया। सूरज ढल चुका था। हवेली की दीवारों पर जालों ने कब्जा जमा लिया था। लकड़ी का दरवाज़ा सड़ चुका था और हर कोने से एक सन्नाटा चीख रहा था। जैसे ही वह भीतर दाखिल हुआ, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी एक पल को हिल गई। ठक 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 सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आई। नवीन ने आवाज़ की दिशा में टॉर्च डाली। कोई नहीं था। फिर एक धीमी मासूम सी आवाज़ गूंजी, भैया आप खेलने आए हो? नवीन का दिल धड़कने लगा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग ने नवीन को बताया, सुधा को उसके ही माँ बाप ने हवेली में जिंदा जला दिया था। काली माई के चक्कर में उसे बलि चढ़ा दी थी। तभी से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। नवीन को विश्वास नहीं हुआ। उसने ठान लिया इस आत्मा को शांति दिलाकर ही रहेगा। दूसरी रात वो फिर गया और सुधा से बात करने की कोशिश की। तू चाहती है तुझे मुक्ति मिले? हाँ, पर कोई मुझे नहीं समझता। सब डरते हैं मुझसे। मैं तुझे शांति दिलाने आया हूँ। तभी हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। दीवारों पर खून से लिखा दिखा, झूठ बोलोगे तो मरोगे। नवीन ने डर के बावजूद पूछा, तुझे क्या चाहिए? माँ बाप का प्यार, जो मुझे कभी नहीं मिला। नवीन ने गांव के पुराने मंदिर के पुजारी से बात की। उन्होंने बताया कि हवेली के तहखाने में एक पुराना यज्ञ कुंड है जहां सुधा की बलि दी गई थी। अगर उस कुंड में गंगा जल डाला जाए और सुधा की कोई चीज वहां रखी जाए तो आत्मा मुक्त हो सकती है। नवीन ने गुड़िया उठाई, गंगा जल की बोतल ली और तहखाने में चला गया। तहखाने में घुप अंधेरा था। जैसे ही नवीन ने गुड़िया यज्ञ कुंड में रखी और गंगा जल छिड़का, पूरे हवेली में भयंकर चीखें गूंजने लगीं। दीवारों से खून टपकने लगा। छत से झूलती हुई सुधा की आत्मा दिखाई दी। सफेद फ्रॉक, खून से सनी आंखें। तू भी धोखा देगा, वह गुर्राई। नहीं सुधा, मैं तुझे मुक्त करने आया हूँ। सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। शुक्रिया भैया, अब मैं जा रही हूँ। और एक पल में सब शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली से काले धुएं की एक लकीर आसमान में गायब हो रही है। हवेली अब शांत थी। नवीन बाहर बेहोश मिला लेकिन जिंदा था। जब उसे होश आया, उसके पास सुधा की वही गुड़िया थी, अब साफ और नई जैसी। अब साफ थी। वापस शहर लौटकर नवीन ने पूरी घटना पर एक किताब लिखी, छोरी, एक आत्मा की पुकार। यह बेस्ट सेलर बन गई। पर नवीन ने कभी भी हवेली की ओर दोबारा नहीं देखा। कहते हैं सुधा को अब मुक्ति मिल चुकी है, पर अगर कोई फिर उस हवेली में मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो छोरी फिर लौट आएगी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बेलवा में एक पुराना श्मशान था जिसे लोग मृत घाट कहते थे। पीपल के पेड़ों से घिरा, झाड़ियों में छिपा हुआ और गांव से लगभग 1 कोस दूर। लोगों का मानना था कि वहां रात को आत्माएं जाग जाती हैं। कोई गया तो वापस नहीं आया, और अगर आया भी
अब तो जिंदा नहीं। गांव की हवा में इस जगह का डर ऐसा बसा था कि बच्चे वहां का नाम भी लेने से डरते थे। अविनाश शहर से आया एक युवा पत्रकार था। उसका मकसद था ग्रामीण अंधविश्वासों पर एक रिपोर्ट बनाना। जब उसे बेलवा की श्मशान की रात की कहानी पता चली तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। अंधविश्वास है ये सब। अविनाश ने गांव वालों से कहा, मैं खुद वहां जाकर रात बिताऊंगा और साबित कर दूंगा कि ये सब केवल डर का वहम है। गांव के बुजुर्ग बाबा शिवनाथ ने उसे चेताया, बेटा, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। मृत घाट पर समय भी ठहर जाता है। वहां जाने से पहले सोच ले। लेकिन अविनाश अड़ा रहा। 30 अक्टूबर की रात अमावस्या का दिन था। अविनाश अपने साथ कैमरा, टॉर्च, स्लीपिंग बैग और कुछ खाने का सामान लेकर श्मशान की ओर बढ़ा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, पर वो नहीं माना। रात के 11 बजे वो श्मशान पहुंचा। वहां का सन्नाटा असहनीय था। हवा नहीं थी, लेकिन पेड़ों की पत्तियां खुद ब खुद सरसराती थीं। कुत्तों की भौंकने की आवाज अचानक रुक गई, जैसे किसी ने सब कुछ चुप करा दिया हो। अविनाश ने कैमरा चालू किया और बोलना शुरू किया। यह है बेलवा का मृत घाट। देखिए, मैं बिल्कुल अकेला हूं। अब मैं यहाँ पूरी रात बिताऊंगा। वो चबूतरे के पास बैठा, जहां अक्सर लाशें जलाई जाती थीं। वहां लकड़ियों की राख अब भी ताजा लग रही थी। करीब 1 बजे टॉर्च की रोशनी अपने आप बंद हो गई। कैमरा भी ब्लर दिखाने लगा। अचानक कहीं से बच्चे के रोने की आवाज आई। हेलो, कौन है वहां? अविनाश ने पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। फिर पीछे से किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। अब वो थोड़ा डरने लगा, पर खुद को समझाया, दिमाग खेल कर रहा है, सब ठीक है। लेकिन अब कुछ बदल गया था। आसपास की हवा भारी लगने लगी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और छाती पर बोझ सा महसूस होने लगा। करीब 2 बजे धुंध में कुछ आकृतियां दिखने लगीं। सफेद कपड़े, उलझे बाल और काले गड्ढों जैसी आंखें। धीरे धीरे 4-5 साए उसके चारों ओर घूमने लगे। अविनाश डर से कांपने लगा। एक बूढ़ी आत्मा सामने आई। उसकी आवाज गूंजती हुई थी। अविनाश ने भागने की कोशिश की, पर उसके पांव जैसे मिट्टी में धंस गए। अचानक जमीन फटी और अविनाश नीचे गिर पड़ा, एक गहरे कुएं जैसे गड्ढे में, जहां हड्डियां, राख और टूटी माला बिखरी पड़ी थी। वहां एक और आत्मा थी, एक छोटी बच्ची। उसने रोते हुए कहा, मैं राधा हूँ। मुझे जिंदा जला दिया गया था। मेरी चीखें इसी घाट में गूंजती रहीं। जब तक तू नहीं आया, किसी ने हमारी आवाज नहीं सुनी। अविनाश की आंखों से आंसू बह निकले। अब वह सिर्फ पत्रकार नहीं था, वह इन आत्माओं की कहानी का गवाह बन चुका था। राधा ने कहा, अगर तू चाहता है बचना, तो वापस जाकर गांव वालों को हमारी कहानी बता। सच्चाई उजागर कर, ताकि हमें मुक्ति मिले, वरना तू भी यहीं रह जाएगा। अविनाश गांव लौटा, थका हुआ, बिखरा हुआ, लेकिन जिंदा। उसने गांव वालों को सारी कहानी सुनाई, वीडियो दिखाया और बताया कि कैसे वर्षों से मृत घाट में अधूरी आत्माएं कैद थीं। बाबा शिवनाथ रो पड़े। मैं जानता था, लेकिन कोई मानता नहीं था। अब समय है उन्हें शांति देने का। पूरे गांव ने मिलकर हवन करवाया। वहां एक स्मृति स्थल बनाया गया और उन आत्माओं के नाम खुदवाए जिन्हें कभी कोई पहचान नहीं मिली। अविनाश वापस शहर लौट आया। उसने श्मशान की रात पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो वायरल हो गई। उसे पुरस्कार भी मिले, लेकिन उससे ज्यादा सुकून इस बात का था कि उसने कुछ आत्माओं को शांति दी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी-कभी रात को जब वह अकेले बैठा होता है, कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती है।
और उसमें वही बच्ची राधा मुस्कुराती हुई दिखती है, मानो शुक्रिया कह रही हो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है एक रहस्य, एक रोमांच और एक अनसुना सच। आज की कहानी आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां डर, सस्पेंस और रोमांच का अद्भुत मेल मिलेगा। ये कहानी सिर्फ एक मनोरंजन नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप तैयार हैं, तो चलिए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में एक बड़ा ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है। अंधेरे का साया। सुनसान सड़क पर कार तेजी से दौड़ रही थी। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। अजय और उसकी पत्नी नंदिनी एक शादी से लौट रहे थे। शहर से दूर यह रास्ता वीरान था, चारों ओर घना जंगल और बीच में सिर्फ यह टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। हमने शॉर्टकट लेकर गलती तो नहीं कर दी? नंदिनी ने घबराते हुए पूछा। बस थोड़ी ही देर में हाईवे आ जाएगा, अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके हाथों की मजबूती से पकड़ बता रही थी कि वह खुद भी थोड़ा असहज था। तभी धड़ाम, कार अचानक झटके से रुक गई। क्या हुआ? नंदिनी ने घबराकर पूछा। अजय ने गाड़ी से उतरकर देखा, टायर पंचर हो चुका था। यह तो होना ही था, अजय ने गहरी सांस ली। चारों तरफ घना अंधेरा था। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। नंदिनी ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। अचानक पेड़ों के बीच हलचल हुई। अजय, कोई है वहां? नंदिनी की आवाज कांप गई। अजय ने टॉर्च जलाकर देखा, पेड़ों के पीछे एक परछाई खड़ी थी, लंबी, पतली और अजीब सी झुकी हुई। कौन है वहां? अजय ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन परछाई हिली और फिर अचानक गायब हो गई। नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अजय ने जल्दी से स्टेपनी निकालकर टायर बदलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, यहां से चले जाओ। अजय ने झटके से पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। तुमने सुना? उसने नंदिनी से पूछा। हाँ, नंदिनी लगभग रोने लगी। अजय, हमें यहां से निकलना होगा। अजय ने तेजी से टायर बदला और दोनों गाड़ी में बैठ गए। इंजन स्टार्ट हुआ और उन्होंने तेजी से वहां से गाड़ी भगाई। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद नंदिनी ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। एक औरत सफेद साड़ी में उल्टे पैरों के साथ उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ रही थी। अजय, जल्दी चलाओ। अजय ने एक्सीलरेटर दबा दिया, लेकिन गाड़ी की स्पीड बढ़ने के बजाय धीमी होने लगी। यह क्या हो रहा है? अजय ने घबराकर कहा। अचानक गाड़ी खुद ब खुद बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा, जंगल में सन्नाटा, और फिर गाड़ी के ऊपर जोरदार धमाका हुआ। नंदिनी डर से कांप रही थी। उसने धीरे धीरे खिड़की से बाहर झांका और देखा एक भयानक चेहरा, सड़ागला, आंखों से खून टपकता हुआ और एक भयंकर मुस्कान। तुम बच नहीं सकते। एक घिनौनी, डरावनी आवाज आई। अचानक गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गई। अजय ने बिना कुछ सोचे गाड़ी पूरी ताकत से आगे बढ़ाई। कुछ ही देर में वे हाईवे पर पहुंच गए। सड़क पर आते ही अजय ने ब्रेक मारे और दोनों एक दूसरे को घबराई नजरों से देखने लगे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्या वो सच था? नंदिनी ने कांपते हुए पूछा। अजय ने थरथराते हाथों से पानी की बोतल उठाई।
लेकिन तभी रियरव्यू मिरर में किसी का अक्स झलका। पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी थी। और फिर गाड़ी के अंदर एक भयानक चीख गूंजी। रात के अंधेरे में जंगल के बीच से एक गाड़ी की हेडलाइट्स टिमटिमाई और फिर हमेशा के लिए बुझ गईं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी बातें हमें प्रेरणा देती हैं और बेहतर कहानियां लाने का हौसला भी। ऐसी और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और कहानियों की इस जादुई दुनिया का आनंद लेते रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ग्लोबल स्टोरी टेलिंग हब पर, जहां हर कहानी में छिपा है रहस्य, रोमांच और एक अनोखा अनुभव। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि उनके पीछे छिपे होते हैं अनसुलझे राज। कुछ किस्से जो सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उनमें गहराई से उतरते हैं, आपकी सांसें थमने लगती हैं। तो अगर आप तैयार हैं, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाने वाली है। माँ का इंतजार, वृद्धाश्रम पर एक मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी। सूरज ढल रहा था और वृद्धाश्रम के बगीचे में बैठी सावित्री देवी टकटकी लगाए गेट की ओर देख रही थीं। उनकी आंखों में इंतजार था, शायद आज उनका बेटा रवि उन्हें लेने आएगा। ये हर दिन की कहानी थी। पिछले 5 सालों से वो हर शाम इसी उम्मीद में दरवाजे की ओर देखती, लेकिन कोई नहीं आता। पास बैठी गौरी अम्मा ने धीरे से कहा, बहू बेटे जब छोड़कर जाते हैं तो लौटकर नहीं आते बेटा। लेकिन सावित्री देवी मुस्कुराकर बोली, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो जरूर आएगा। सावित्री देवी एक अमीर परिवार से थी। उनके बेटे रवि को उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, बड़े शहर भेजा। वो एक बड़ा अफसर बन गया, शादी की और फिर धीरे धीरे माँ से दूर होता चला गया। शुरुआत में फोन आते थे, फिर कम हो गए। फिर एक दिन बहू बेटे ने उन्हें ये कहकर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया कि वहां उनकी अच्छी देखभाल होगी। माँ, यहाँ आपको दोस्त भी मिलेंगे, हम कभी कभी मिलने आते रहेंगे। लेकिन कभी नहीं आया। एक दिन वृद्धाश्रम में एक युवा लड़का अर्जुन आया। वो पत्रकार था और वृद्धाश्रम पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसने सावित्री देवी से पूछा, क्या आपको यहाँ अच्छा लगता है? सावित्री देवी मुस्कुराई, यहाँ सब अच्छा है, बस मेरा बेटा नहीं है, लेकिन वो आएगा, जरूर आएगा। अर्जुन का दिल भर आया। उसने तय किया कि वह इस माँ को उनका बेटा वापस दिलाएगा। अर्जुन ने रवि का पता निकाला और उससे मिलने उसके ऑफिस पहुंचा। रवि अपने आलीशान केबिन में बैठा था। अर्जुन ने पूछा, क्या आप अपनी माँ को लेने नहीं जाना चाहते? रवि ने ठंडी आवाज में कहा, वो वहीं ठीक है, हमारे पास समय नहीं है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर एक बार वीडियो कॉल कर लीजिए। रवि ने अन्य ढंग से फोन उठाया। स्क्रीन पर सावित्री देवी का चेहरा चमका, जो अभी भी दरवाजे की ओर देख रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, रवि बेटा, क्या तुम आ रहे हो? रवि की आंखें भर आईं। अगले दिन रवि अपनी माँ को लेने वृद्धाश्रम पहुंचा। सावित्री देवी ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी कि मेरा बेटा आएगा। रवि ने रोते हुए माँ के पैर छुए और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्गों की आंखें नम थीं। उस दिन न केवल सावित्री देवी, बल्कि वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्गों को एक उम्मीद मिल गई कि शायद उनके बेटे बेटियां भी कभी लौट कर आएंगे। माँ बाप हमें चलना सिखाते हैं, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। अगर वे हमारे बचपन में हमारा सहारा बने, तो क्या हमें उनके बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं बनना चाहिए? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आपने सोचा था कि इसका अंत ऐसा होगा?
कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली रहस्यमयी और रोमांचक कहानी सबसे पहले आपको मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नया रहस्य, एक नया रोमांच। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं मजेदार, रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां। ऐसी कहानियां जो न सिर्फ आपका मनोरंजन करेगी बल्कि आपको नई सीख भी देंगी। तो तैयार हो जाए एक नई सफर पर, जहां हर मोड़ पर होगा ट्विस्ट, सस्पेंस और ढेर सारी मस्ती। चलिए शुरू करते हैं आज की अनोखी कहानी, रसोई का रहस्य। पूजा नई नई शादी करके ससुराल आई थी। सास और बहू में पहले दिन से ही छोटी छोटी बातों पर खींचतान शुरू हो गई। सुधा देवी हर समय पूजा से घर का काम करवाने और अपनी बात मनवाने की कोशिश करती थी, लेकिन पूजा कभी कभी चुपचाप उनकी चालाकियों को समझ जाती थी। एक दिन पूजा को रसोई में एक ताले लगा हुआ बड़ा संदूक मिलता है। जब उसने सास से उसके बारे में पूछा तो सास ने गुस्से में कहा, बहू, यह ताला सिर्फ मेरे लिए है, इसे खोलने की सोचना भी मत। पूजा को यह बात अजीब लगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगी। पूजा ने ताले के बारे में अमित से पूछा, लेकिन अमित ने कहा, अरे माँ को कौन समझ सकता है, वैसे भी मुझे खाना चाहिए, रहस्य से क्या लेना देना। पड़ोस की शर्मा आंटी ने भी कहा, अरे पूजा, सुधा देवी तो हमेशा से कुछ न कुछ छुपाती हैं, तुम ध्यान मत दो। लेकिन ये बातें पूजा के दिमाग में और भी सवाल पैदा कर रही थी। एक दिन पूजा ने देखा कि सुधा देवी देर रात चुपचाप रसोई में गई और संदूक खोलने लगी। लेकिन जैसे ही पूजा ने झांकने की कोशिश की, सुधा देवी ने संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। पूजा ने सोचा कि किसी तरह ये ताला खोलना होगा। वो दिन भर इंटरनेट पर पुराने ताले कैसे खोलें ढूंढती रही। आखिरकार पूजा ने गुपचुप ताला खोल लिया, लेकिन अंदर एक पुराना फोटो एल्बम, एक गुल्लक और कुछ चिट्ठियां थी। पूजा को लगा कि ये तो किसी सास के अतीत की बातें होंगी। जैसे ही उसने चिट्ठियां पढ़नी शुरू की, सास कमरे में आ गई। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुमने यह क्यों खोला? पूजा ने डरते हुए कहा, माँ जी, मुझे लगा यहाँ कुछ गलत है। सुधा देवी हंसने लगी और बोली, यह सब मैंने इसलिए रखा था ताकि तुम और मैं करीब आ सकें। ये चिट्ठियां मेरे पुराने कॉलेज के दोस्तों की हैं। यह गुल्लक मेरे पुराने दिनों की यादें हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि इस बहाने तुम मुझसे बात करने की कोशिश करो। लेकिन तभी पूजा ने एक और चिट्ठी देखी, जिसमें लिखा था, रमेश, मैं तुम्हें फिर से मिलना चाहती हूं। पूजा ने पूछा, यह कौन है? सुधा देवी झेम गई और बोली, अरे, यह तुम्हारे ससुर का निकनेम था। लेकिन तभी शर्मा जी ने खिड़की से झांकते हुए कहा, रमेश तो मेरे कॉलेज का दोस्त था। पूजा और अमित ठहाके लगाकर हंसने लगे। सुधा देवी शर्मा जी को डांटते हुए बोली, तुम्हें हर बात में टांग अड़ाने की आदत है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी बातें हमें प्रेरणा देती हैं और बेहतर कहानियां लाने का हौसला भी। ऐसी और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और कहानियों की इस जादुई दुनिया का आनंद लेते रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं मजेदार, रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां। ऐसी कहानियां जो न सिर्फ आपका मनोरंजन करेगी बल्कि आपको नई सीख भी देंगी।
तो तैयार हो जाए एक नई सफर पर, जहां हर मोड़ पर होगा ट्विस्ट, सस्पेंस और ढेर सारी मस्ती। चलिए शुरू करते हैं आज की अनोखी कहानी। शिक्षा का महत्व। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक लड़का रहता था। वह गरीब परिवार से था। उसके पिता एक किसान थे और मां घर संभालती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि सुरेश को पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के साथ खेतों में काम करना पड़ा। सुरेश को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वह स्कूल नहीं जा पाता था। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने उसे खेत में काम करते देखा। उन्होंने सुरेश से पूछा, बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं आते? सुरेश ने उदास होकर जवाब दिया, मास्टर जी, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर की हालत ठीक नहीं है। मेरे पिता अकेले खेतों में काम नहीं कर पाते, इसलिए मुझे उनकी मदद करनी पड़ती है। मास्टर जी ने उसकी स्थिति को समझते हुए कहा, अगर तुम वाकई पढ़ाई करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। सुरेश ने वादा किया कि वह दिन रात मेहनत करेगा। सुरेश ने दिन में खेतों में काम किया और रात में मास्टर जी से पढ़ाई की। वह बहुत लगनशील था और जल्दी ही अपनी कक्षा का सबसे होशियार छात्र बन गया। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने सुरेश से पूछा, बेटा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? सुरेश ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, शिक्षा ही मेरी जिंदगी बदल सकती है। मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व हो। कुछ वर्षों बाद सुरेश ने मेहनत से पढ़ाई पूरी की और सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दी। परीक्षा का परिणाम आने का दिन था। पूरा गांव उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। जब परिणाम घोषित हुआ तो सुरेश ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। यह सुनकर गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उसके माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। सुरेश ने गांव वापस आकर बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। उसने गांव में एक छोटा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाने लगी। सुरेश ने कहा, शिक्षा वह ताकत है जो अंधेरे को उजाले में बदल सकती है। अगर मुझे शिक्षा का अवसर नहीं मिलता तो मैं शायद आज यहाँ नहीं होता। शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में सबसे ऊपर है। यह हमें न केवल बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि हमें दुनिया में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी देती है। गरीबी, कठिनाइयों और समस्याओं को शिक्षा की ताकत से हराया जा सकता है। इसलिए हमें हमेशा ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए और इसे दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी बातें हमें प्रेरणा देती हैं और बेहतर कहानियां लाने का हौसला भी। ऐसी और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और कहानियों की इस जादुई दुनिया का आनंद लेते रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है एक रहस्य, एक रोमांच और एक अनसुना सच। आज की कहानी आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां डर, सस्पेंस और रोमांच का अद्भुत मेल मिलेगा। ये कहानी सिर्फ एक मनोरंजन नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप तैयार हैं
तो चलिए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में एक बड़ा ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है। गुप्त सुरंग का रहस्य। राघव एक छोटा सा गांव में रहता था। उसे रोमांचक कहानियां और रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक प्राचीन हवेली के बारे में बातें करते थे, जिसके नीचे एक गुप्त सुरंग थी। कहा जाता था कि सुरंग के अंदर अनमोल खजाना छिपा है, लेकिन जो भी उसमें गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन राघव के दोस्त अर्जुन ने उसे एक पुराना, धूल से भरा नक्शा दिखाया। नक्शा हवेली के तहखाने का था और उसमें सुरंग का रास्ता बना हुआ था। अर्जुन ने आंखें चौड़ी करके कहा, राघव, अगर यह नक्शा सही हुआ तो हम खजाने तक पहुंच सकते हैं। राघव को यह बहुत रोमांचक लगा, लेकिन डर भी था। अगर यह सिर्फ एक अफवाह हुई तो, उसने सोचा, मगर आखिरकार रोमांच के जुनून ने डर पर जीत हासिल कर ली। अगली रात राघव और अर्जुन एक टॉर्च और रस्सी लेकर हवेली में घुस गए। हवेली बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। हवा के झोंकों से खिड़कियां टकरा रही थीं और फर्श पर पड़े सूखे पत्ते चरमरा रहे थे। वे तहखाने तक पहुंचे और दीवारों को टटोलने लगे। तभी अर्जुन को एक पत्थर थोड़ा हिला हुआ लगा। जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर एक संकरी सुरंग थी जहां से ठंडी हवा आ रही थी। जैसे ही दोनों अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंधेरा और सन्नाटा, सिर्फ उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी थी। अर्जुन घबरा गया, राघव, हम फंस गए। राघव ने उसे शांत रहने को कहा। वे आगे बढ़े। सुरंग संकरी और घुमावदार थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जो शायद कई साल पुराने थे। अचानक उन्हें दूर से किसी के चलने की आवाज आई। दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे। कोई और यहाँ है? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए पूछा। राघव ने टॉर्च आगे बढ़ाई तो देखा कि जमीन पर किसी के पैरों के निशान थे, लेकिन वो बहुत बड़े और अजीब थे। ये इंसानी पैरों जैसे नहीं लग रहे। राघव बुदबुदाया। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। वहां कई पुराने बक्से रखे थे। जैसे ही उन्होंने एक बक्सा खोला, उसमें चमचमाते सोने और चांदी के सिक्के थे। अर्जुन खुशी से उछल पड़ा, हमने खजाना खोज लिया। लेकिन तभी पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। दोनों ने डरते डरते पीछे देखा। वहां एक लंबी काली परछाई थी। टॉर्च की रोशनी में दिखा कि वो कोई आदमी था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी चाल किसी सामान्य इंसान जैसी नहीं थी। तुमने मेरी शांति भंग कर दी, भारी आवाज गूंजी। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन राघव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आदमी आगे बढ़ा। अब उसकी शक्ल साफ दिखने लगी। वो एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मैं इस खजाने का रक्षक हूं। जो इसे लेने की कोशिश करता है, उसे मैं कभी जाने नहीं देता। अर्जुन ने धीरे से राघव से कहा, हमें यहां से भागना होगा। राघव ने अपनी सूझबूझ से ध्यान दिया कि बूढ़े आदमी की परछाई नहीं पड़ रही थी। ये भूत नहीं, बल्कि कोई इंसान है, उसने सोचा। राघव ने बक्से में पड़े सोने के सिक्कों को उठाकर दूर उछाल दिया। जैसे ही बूढ़ा आदमी उन पर ध्यान देने लगा, दोनों तेजी से दौड़ पड़े। सुरंग का रास्ता भूल भुलैया जैसा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाहर का रास्ता कहाँ है। तभी राघव को दीवार पर कुछ नक्काशी दिखी। यह वही चिन्ह थे जो नक्शे में बने थे। हम सही दिशा में हैं। अर्जुन और राघव ने दीवार को जोर से धक्का दिया। अचानक वहां एक दूसरा गुप्त दरवाजा खुला और वे सीढ़ियों के सहारे ऊपर आ गए। दोनों तेजी से बाहर भागे और सूरज की रोशनी में आकर रुके। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। क्या वो सच में कोई आत्मा थी? अर्जुन ने पूछा। राघव ने सिर हिलाया, नहीं। मैंने देखा कि उसकी परछाई नहीं थी। वो कोई इंसान ही था, जिसने गांव वालों को डराने के लिए ये भूतों की कहानी फैलाई थी।
अगले दिन वे गांव के मुखिया के पास गए और पूरी घटना बताई। मुखिया ने कुछ और लोगों के साथ हवेली की जांच करवाई। जब वे सुरंग में पहुंचे तो देखा कि वो बूढ़ा आदमी असल में एक ठग था जो खजाने को अपने लिए रखना चाहता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और खजाने को सरकार के हवाले कर दिया गया। राघव और अर्जुन ने अपनी बहादुरी से गांव को एक बहुत बड़े रहस्य से बचा लिया था। मुखिया ने उनकी प्रशंसा की और कहा, सच्चाई और समझदारी से ही हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। राघव मुस्कराया। यह उसके जीवन का सबसे रोमांचक और रहस्यमयी सफर था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी बातें हमें प्रेरणा देती हैं और बेहतर कहानियां लाने का हौसला भी। ऐसी और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और कहानियों की इस जादुई दुनिया का आनंद लेते रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है एक रहस्य, एक रोमांच और एक अनसुना सच। आज की कहानी आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां डर, सस्पेंस और रोमांच का अद्भुत मेल मिलेगा। ये कहानी सिर्फ एक मनोरंजन नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप तैयार हैं, तो चलिए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में एक बड़ा ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है। पुराना कुआं। ये घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में एक पुराना कुआं था जो वर्षों से सूखा पड़ा था। लोगों का मानना था कि उस कुएं में एक आत्मा बसती है। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं के पास जाना अशुभ होता है, परंतु युवा पीढ़ी इसे सिर्फ एक कहानी मानती थी। गांव के दो दोस्त अर्जुन और विक्रम बहुत साहसी थे। उन्होंने ठान लिया कि वे इस कथित भूतिया कुएं की सच्चाई का पता लगाएंगे। एक रात वे अपने साथ टॉर्च और कुछ रस्सियां लेकर कुएं की ओर निकल पड़े। रात का समय था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि वहां का माहौल अजीब और ठंडा था। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कुएं के अंदर से किसी ने उनका नाम पुकारा। आवाज बेहद धीमी और डरावनी थी। विक्रम ने इसे हवा का शोर समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अर्जुन को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब वे कुएं के पास से वापस लौटने लगे, तो अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई सफेद साया कुएं के पास खड़ा है। उसने विक्रम को ये बात बताई, लेकिन विक्रम ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। अचानक वो सफेद साया उनकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन और विक्रम डरकर भागने लगे। गांव लौटने के बाद अर्जुन बीमार पड़ गया। उसने बताया कि उसे रात में वही साया सपने में दिखाई देता है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह कुआं एक विधवा महिला की आत्मा का वासस्थान है, जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद कुएं में कूदकर जान दे दी थी। गांव वालों ने पूजा अर्चना करके उस आत्मा को शांति दी। इसके बाद अर्जुन ठीक हो गया, लेकिन गांव के लोग उस कुएं के पास कभी नहीं गए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी बातें हमें प्रेरणा देती हैं और बेहतर कहानियां लाने का हौसला भी।
ऐसी और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और कहानियों की इस जादुई दुनिया का आनंद लेते रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं मजेदार, रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां। ऐसी कहानियां जो न सिर्फ आपका मनोरंजन करेगी बल्कि आपको नई सीख भी देंगी। तो तैयार हो जाए एक नई सफर पर, जहां हर मोड़ पर होगा ट्विस्ट, सस्पेंस और ढेर सारी मस्ती। चलिए शुरू करते हैं आज की अनोखी कहानी। चमत्कारी किताब का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक होशियार लेकिन जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे नई चीजें जानने और हर जगह खोजबीन करने का बहुत शौक था। एक दिन वह गांव के पुराने और सुनसान पुस्तकालय में गया। लोग कहते थे कि वह जगह जादुई है और वहां कुछ रहस्यमयी चीजें छुपी हुई हैं। रोहित ने सोचा, क्या होगा अगर मैं इस रहस्य का पता लगाऊं? वह साहस जुटाकर अंदर गया। वहां धूल भरी किताबों के बीच एक चमचमाती हुई सुनहरी किताब दिखाई दी। किताब के ऊपर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। रोहित ने किताब खोली और देखा कि उसमें कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ खाली पन्ने थे। वह निराश हो गया। तभी किताब से एक तेज रोशनी निकली और एक आवाज आई, अगर तुम इस किताब को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो यह तुम्हें अमीर और खुशहाल बना सकती है। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगी। रोहित पहले तो डर गया, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसे किताब का राज जानने के लिए मजबूर कर दिया। उसने किताब से पूछा, मुझे अमीर बना दो। अचानक उसके सामने सोने चांदी के सिक्के गिरने लगे। रोहित खुशी से झूम उठा। अब रोहित ने अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा किताब से पूरी करवाई। लेकिन धीरे धीरे वह लालची और आलसी बनता जा रहा था। वह अपने दोस्तों से दूर हो गया और बस किताब पर निर्भर रहने लगा। एक दिन रोहित ने सोचा, अगर मैं इस किताब से गांव के राजा बनने की इच्छा करूं तो क्या होगा? उसने किताब से कहा, मुझे इस गांव का राजा बना दो। जैसे ही उसने यह कहा, किताब से एक डरावनी आवाज आई, सच्चे राजा बनने के लिए मेहनत और ईमानदारी चाहिए, लालच नहीं। अब भुगतो अपने कर्मों का फल। अचानक किताब ने रोहित को एक गहरी और अंधेरी गुफा में पहुंचा दिया। वहां रोहित को एक संदेश लिखा दिखाई दिया, अगर तुम यहां से बाहर निकलना चाहते हो तो 3 परीक्षाओं को पास करना होगा। पहली परीक्षा थी सच्चाई की। रोहित से पूछा गया, तुमने किताब का इस्तेमाल क्यों किया? उसने ईमानदारी से स्वीकार किया, मैंने लालच में आकर इसका गलत इस्तेमाल किया। दूसरी परीक्षा थी साहस की। उसे एक अंधेरे रास्ते से गुजरना था, जहां भयानक आवाजें आ रही थीं। लेकिन उसने डर को हराकर रास्ता पार कर लिया। तीसरी और आखिरी परीक्षा थी पश्चाताप की। रोहित को वादा करना था कि वह कभी लालच नहीं करेगा और मेहनत से अपना जीवन जिएगा। उसने पूरी निष्ठा से यह वादा किया। जैसे ही रोहित ने यह तीनों परीक्षाएं पास की, वह वापस गांव में लौट आया। लेकिन अब किताब गायब हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि असली खुशी मेहनत और ईमानदारी में है, न कि किसी जादुई चीज में। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं। लालच इंसान को बर्बाद कर सकता है, लेकिन ईमानदारी और साहस से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी बातें हमें प्रेरणा देती हैं और बेहतर कहानियां लाने का हौसला भी। ऐसी और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और कहानियों की इस जादुई दुनिया का आनंद लेते रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है एक रहस्य, एक रोमांच और एक अनसुना सच। आज की कहानी आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां डर, सस्पेंस और रोमांच का अद्भुत मेल मिलेगा। ये कहानी सिर्फ एक मनोरंजन नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप तैयार हैं तो चलिए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में एक बड़ा ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है। जंगल की रात। एक छोटे से गांव के बाहर घना जंगल था, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लोगों का कहना था कि वहां रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती है। कुछ ने तो यह भी कहा था कि जो भी उस जंगल में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन गांव का युवा लड़का अर्जुन, जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, जंगल में जाने का फैसला करता है। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ बुजुर्गों की बनाई कहानियां हैं। रात के समय अर्जुन एक मशाल लेकर जंगल में घुस गया। चांदनी रात थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसे एक लड़की की धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज की तरफ बढ़ा। एक पेड़ के नीचे एक लड़की सफेद कपड़ों में बैठी थी। तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? अर्जुन ने पूछा। लड़की ने सिर उठाकर कहा, मैं रास्ता भूल गई हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन ने हामी भर दी। जैसे ही वह उसके पास गया, लड़की के होठों पर एक डरावनी मुस्कान आई और वो गायब हो गई। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डरते डरते आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर से सड़ी गली गंध आ रही थी। अर्जुन ने जैसे ही मंदिर में कदम रखा, मशाल अपने आप बुझ गई। पूरा माहौल अंधेरे में डूब गया। अचानक मंदिर की दीवारों पर खून से लिखी हुई इबारतें चमकने लगीं। उन पर लिखा था, जो यहां आया वो वापस नहीं गया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन है? अर्जुन चिल्लाया। पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत हो चुका था। वो अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन ने डर के मारे दौड़ना शुरू कर दिया। भागते भागते अर्जुन एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गया। नीचे झांककर देखा तो खाई में हड्डियों का ढेर था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते डरते पलटकर देखा। वो लड़की नहीं थी, बल्कि उसका बचपन का दोस्त रोहित था, जो सालों पहले इसी जंगल में गायब हो गया। रोहित, तुम जिंदा हो? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। रोहित की आंखों में उदासी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब ये जंगल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। तभी रोहित का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वो एक भयानक राक्षस में तब्दील हो गया। अर्जुन ने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो वो अपने बिस्तर पर था। उसे लगा कि यह सब एक सपना था। लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, उसकी मशाल का जला हुआ हिस्सा उसके आंगन में पड़ा था। क्या वो सच में जंगल से बचकर आ गया था, या ये सिर्फ शुरुआत थी?
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी बातें हमें प्रेरणा देती हैं और बेहतर कहानियां लाने का हौसला भी। ऐसी और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और कहानियों की इस जादुई दुनिया का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।